नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल। आज नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए पूरे 12 साल हो गए हैं। यानी नरेंद्र मोदी पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है और इसी तरीके से संसद में केंद्र में भाजपा नीत एनडीए की सरकार चल रही है। 25 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद में दाखिल हुए तो उन्होंने संसद की ड्योढ़ी पर दंडवत प्रणाम करते हुए संसद में प्रवेश किया था। 15 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद पहली ही बार संसद में आए और आते ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इससे पहले के चुनाव में किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी के हाथों में भारतीय जनता पार्टी की कमान आई, ये भी एक इतिहास का विषय है, लेकिन ये आज विवेचन का विषय नहीं है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी की 12 साल की सरकार के वादों की, इरादों की, उनकी उपलब्धियों की और उनके फेल्योर यानी असफलताओं की भी। हम बात करेंगे पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले लोगों की, क्या उन पर आरोप लगते हैं और क्या उनका स्तुति गान किया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड जो समर्पित है नरेंद्र मोदी के 12 साल का लेखा जोखा देने में। अगर इसको सकारात्मक रूप से कहें तो ये स्तुति गान हो सकता है, लेकिन यदि इसको नकारात्मक रूप से कहें तो ये पोस्टमार्टम भी हो सकता है। लेकिन हमारा ध्येय केवल एक ही है, पक्ष न विपक्ष, राष्ट्र प्रथम। हम न केवल एक साइड में खड़े होकर प्रशंसा करते हैं, न ही दूसरी साइड में खड़े होकर केवल पत्थर फेंकते हैं। तो आइए आज निष्पक्ष निर्विकार भाव से हम विवेचन करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे नरेंद्र मोदी की 12 साल की इस सरकार का क्या क्या उन्होंने और उनके साथियों ने वादे किए और कैसे उन वादों पर कुछ पर खरे उतरे तो कुछ पर उनके वादे जुमले बनकर रह गए। तो मैं बात कर रहा था कि 25 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनसे पहले देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथी दलों के साथ मिलकर उनकी जोरदार घेराबंदी की और देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए। उनका पहला वाक्य था, अब देश में अच्छे दिन आएंगे, देश में से तुष्टीकरण की राजनीति दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार को कहीं नहीं छोड़ा जाएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी 2 करोड़ रोजगार के सृजन के अवसर पैदा किए जाएंगे, चहुमुखी विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे जुमले, जैसे आश्वासन देकर के नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कहा था, मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के मुख्य सेवक के रूप में काम करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और सच भी बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं 4 साल काम करूंगा और बाद के 1 साल राजनीति करूंगा और अपनी इस बात पर नमो कायम है। अब ये अलग बात है कि विपक्ष को अब ऐसा लगता है, देश की जनता के बड़े हिस्से को भी ये लगता है कि नरेंद्र मोदी अब काम कम करते हैं और राजनीति ज्यादा करते हैं। आइए बात करते हैं इन 12 वर्षों में क्या क्या पाया, देश ने क्या क्या दिया उनकी सरकार ने देश के लोगों को। अच्छे दिनों की बात, काला धन वापस लाया जाएगा, किसी भी कीमत पर वापस लाया जाएगा, इससे आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे जैसे जुमले। मैं जुमले इसलिए कह रहा हूं कि जब संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नरेंद्र मोदी को घेरा गया तब उनके सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह ने कहा था, ये तो केवल एक जुमला है। तो यदि विपक्ष कहता है कि जुमलेबाजी करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो फिर इसमें क्या गलत है?
लेकिन यदि विपक्ष ये कहता है कि देश ने तरक्की नहीं की, देश में विकास नहीं हुआ है, देश की साख विदेशों में नहीं बढ़ी है, तो फिर ये भी सही नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटित हुआ है इन 12 वर्षों में, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शैक्षिक दृष्टि से भी। आधारभूत ढांचा बढ़ा है। विदेशों में भारत की साख, यदि हम कह सकते हैं इस वर्ष के हम खाली युद्ध को छोड़ दें, मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से भारत की साख बढ़ी है। G20 समिट हो या संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा हो, भारत एक निरपेक्ष देश के रूप में अब भले ही न देखा जाता हो, लेकिन नीति संवैधानिक रूप से गुट निरपेक्ष राष्ट्र की ही है। हाँ, विदेश नीति में हमारी एक आक्रामकता आई है। इससे पहले भारत को एक बनाना स्टेट कहा जाता था। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में खासतौर पर भारत को एक ठोस विदेश नीति दी। हालांकि इस पर भी विपक्ष को ऐतराज रहा है। विपक्ष का मानना है, विपक्ष का कहना है कि हम गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़कर अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं और इस तरीके से हमने रूस और अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों को खो दिया है। जबकि नरेंद्र मोदी का कहना है कि जहां से भारत को लाभ होगा, जहां से देश के विकास के लिए संसाधन मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, तकनीकी मिलेगी, चाहे वे हथियार हों या वैज्ञानिक यंत्र हो, वहीं पर भारत खरीदारी करेगा। बात तो बहुत अच्छी है, होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हम किसी की गोद में क्यों बैठें, क्योंकि हम किसी से महंगी चीजें क्यों खरीदें, क्योंकि हम देश के लाभ को, देश के कल्याण को, देश के विकास को एक तरफ रखकर किसी की भी पैरवी क्यों करें। लेकिन यहां एक बार फिर से नरेंद्र मोदी घिर जाते हैं। बहुत कुछ किया है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहुत कुछ रह भी गया है, इसमें भी दो राय नहीं है। आज देश में बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बड़ी भारी एक फौज खड़ी हो गई है। और यदि उस आक्रोश के रूप में सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा आभासी दल खड़ा होता है, यदि आम आदमी जैसी पार्टी अचानक अस्तित्व में ही नहीं आती, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को राज्य के रूप में हथिया लेती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सत्ता में लौट कर आती है और भाजपा देखती रह जाती है, इसके साथ ही साथ पंजाब में भी वह सत्ता में आ जाती है, तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हुआ कि जनता उसके साथ गई। लेकिन दूसरा सच ये भी है, आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कूटनीति के चलते हुए एक किनारे पर लगा दिया गया है। एक बार फिर लौट कर आते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के उन उपलब्धियों की जिसके सरकार गुणगान करते हुए नहीं थकती। यदि हम ऐसी योजनाओं की बात करें तो उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत की योजना, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जैसी योजना, साथ ही साथ नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, अर्थव्यवस्था, सबका साथ सबका विकास, आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान बनाना, किसानों की आय दोगुना करने की बात करना, देश से धारा 370 को हटा देना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देना, अचानक नोटों को इसलिए बंद कर देना कि उनसे आतंकवाद को प्रश्रय मिल रहा है, देश में सड़कों का जाल बिछा देना, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के दनादन उद्घाटन होना, नए नए हवाई अड्डे खुलना, क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। लेकिन यहीं पर अखिलेश जैसे, ममता बनर्जी जैसे, राहुल गांधी जैसे, बहुत सारे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पोल पट्टी भी खोलते नजर आते हैं। वे कहते हैं हवाई अड्डों के उद्घाटन तो हुए, लेकिन वे आज भी चालू हालत में क्यों नहीं है। एम्स तो खुले, लेकिन वहां पर सुविधाओं की कमी क्यों है। यदि देश में हर साल इन 12 वर्षों में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो फिर बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज क्यों खड़ी हुई है कि उन्हें देश के प्रधान न्यायाधीश कॉकरोच जैसी संज्ञा देने के लिए विवश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी की जाएगी और इसके लिए वे कृषि सुधार कानून को लेकर आए। लेकिन कृषि क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक विफलता की बात भी उनके खाते में दर्ज है। हाँ, एक बात जरूर है, आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, लेकिन इसमें भी खेल तो हुआ है।
साथ ही साथ विपक्ष का आरोप, विपक्ष का ही नहीं सब लोगों का यह आरोप लगता है कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है। विपक्षी नेताओं, विरोधियों के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ना, उन्हें इस तरीके से घेरना कि वे राजनीति कर ही ना सकें, SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट में खेल कर देना, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की बात करना, ऐसे बहुत सारे आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगे हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि चुनाव आयोग को उन्होंने एक खिलौना, एक कठपुतली बनाकर रख दिया है और जैसे वे चाहते हैं वैसे ही परिणाम आते हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष फिर घिर जाता है। एक चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिलता है तो वहीं पर उसी चुनाव में देश के एक हिस्से में कांग्रेस की भी सरकार बनती है। यदि ईवीएम में दोष है तो फिर वहां पर भी होना चाहिए, लेकिन इसको भी विपक्ष इस तरीके से पेश करता है कि एक प्रकार का ऐसा नमूना, ऐसा मॉडल नरेंद्र मोदी सरकार ने तैयार किया है कि उनका काम भी बन जाए और साथ ही साथ उन पर आंच भी न आए। बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने देश को दी हैं, इसमें दो राय नहीं है। विपक्ष के आरोपों में भी दम है कि वे लगातार राजनीति करते हैं। वे देश के शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो विधानसभा के उपचुनावों तक में भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए चुनाव प्रचार पर जाते हैं। उनसे पूर्व के देश के किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया था। ये भी सच है कि विपक्ष में तोड़फोड़ करना, उनके सांसदों को, विधायक को तोड़कर अपने पास, अपने दल में ले आना, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करा देना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए एक बाएं हाथ का खेल है, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खेला है और आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर देश पर पड़ना है। अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करते हैं, कभी हमारे देश को वे तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बताते हैं, कभी चौथी तो कभी पांचवी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न फिर वही है कि देश की अर्थव्यवस्था जब इतनी बड़ी है तो फिर देश के आम आदमी को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। जब लाभ लेने की बात आती है तो ताजा प्रकरण सामने आता है। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध जिस प्रकार से चल रहा है, उसमें जिस समय देश भर में तेल आराम के साथ मिला, बहुत ज़्यादा संकट नहीं हुआ, दाम भी नहीं बढ़े, तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रशंसा के पुल बांधे गए। अमुक देश में इतने तेल के दाम बढ़ गए, अमुक देश में ये संकट है। तब तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब जबकि क्रूड ऑयल के दाम $110 से घटकर $97 तक आ गए हैं, तब पिछले 10-12 दिनों में ही पेट्रोल लगभग 8 से 10 रुपए महंगा हो गया है। डीजल में भी लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है। व्यवसायिक यूज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली LPG में एक साथ ही पहले 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई, फिर 20 रुपए की भी बढ़ोतरी की गई, तो ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। कारण दिया गया कि सरकारी तेल कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा है, सब्सिडी भी कम पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आंकड़े ये भी बोलते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी तेल कंपनियों ने 77,480 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि सरकार कह रही है कि उन्हें रोजाना लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं पर तो लोचा है, कहीं ना कहीं पर तो इसमें कुछ भेद छिपा हुआ है। जब तेल के दाम गिर रहे हैं तब आप तेल के दाम उस तरह क्यों नहीं गिराते। इससे भी बड़ी बात डीजल और पेट्रोल पर हम आते हैं। जब हम उसके ऊपर टैक्स को देखते हैं तो आंखें चौड़ी की चौड़ी रह जाती हैं, खुली की खुली रह जाती है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार लगभग 11.5% का टैक्स लगाती है। इसे बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन राज्य सरकारें 19% से लेकर 35-36% तक का वैट उस पर फिर लगा देती हैं। इस तरीके से यदि हम अधिकतम की बात करें 11.5% और 35% को मिलाकर 46.5% तेल की कीमत का टैक्स उन पर हो जाता है। यानी अगर तेल की कीमत संशोधन के बाद 100 रुपये है तो फिर ऐसे में तेल हमें 146 रुपये 50 पैसे में मिलता है। हालांकि कुछ राज्यों में वैट कम है तो कुछ राज्यों में वैट ज़्यादा है। ऐसे में जब देश संकट में है, ऐसे में जब गरीब लोग पिस रहे हैं, ऐसे में जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, केंद्र सरकार क्या केवल टैक्स वसूल कर खजाने भरने के लिए ही है? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वे केंद्र के टैक्स से अधिक वैट ना लगाए?
एक्साइज पर जब आप यानी शराब पर जब आप बड़ा टैक्स लगाते हैं तो वो बात समझ में आती है। लेकिन आज डीजल, पेट्रोल और एलपीजी विलासिता की वस्तुएं नहीं रही हैं। आज ये वस्तुएं जनसाधारण की वस्तुएं हैं। पेट्रोल पर दाम बढ़ने का मतलब, एलपीजी या डीजल पर दाम बढ़ने का मतलब है हर चीज के दाम बढ़ेंगे। परिवहन महंगा होगा, ट्रेन के टिकट्स बढ़ेंगे, एयर फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी, दाल, नून, लकड़ी, सब्जी, आटा, तेल सब कुछ महंगा हो जाएगा और ये सब भुगतना पड़ेगा उस आम आदमी को जिसकी आय बहुत कम है। अभी देश भले ही आज तीसरी, चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति इनकम की तो फिर हमारे देश का नंबर 100 देशों के भी बाद आता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत नीचे ठहरते हैं। ऐसा क्यों? इन बातों का जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार को देना होगा। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष भी ये सोचकर फूल कर कुप्पा ना हो कि बिना कुछ किए धरे वो नमो की सरकार पर केवल कीचड़ उछालता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और दूसरी संस्थाएं उसकी पुरानी सरकारों को घेरती रहेंगी। हालांकि सच ये भी है कि हमें भूत से नहीं वर्तमान से सीख लेनी चाहिए। खैर, जितना कहा जाए उतना कम है नमो के इन 12 वर्षों के बारे में। नमो सरकार ने फूल भी खिलाए हैं और कांटों की चुभन भी दी है। नमो की सरकार ने चेहरों पर मुस्कान भी दी है और रोने को विवश भी किया है। सिंदूर की सफलता पर सरकार फूल कर कुप्पा होती है, लेकिन जश्न पाकिस्तान भी मनाता है। कहा जाता है पहले कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर कहा बहुत कम नुकसान हुआ, फिर कहा गया युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। आप एक बार में ही क्यों जनता को सही बात नहीं बताते? ठीक वैसे ही यदि आपको पेट्रोल के दाम बढ़ाने हैं तो आप किस्तों में बार बार क्यों प्रहार कर रहे हैं? एक बार ही बढ़ा दीजिए। लेकिन ऐसा सरकार राजनीतिक कारणों से नहीं करेगी। खैर, दुआ करें सरकार अच्छे से अच्छा काम करे, विपक्ष उसको घेरता रहे, जिससे कि एक और अच्छे भारत के भविष्य के निर्माण में लोकतंत्र सशक्त होकर के आगे आए। मैं चाहूंगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि मोदी सरकार को और ऐसा क्या करना चाहिए कि देश मजबूत हो, देश की एकता मजबूत हो, वितंडतावाद रुके, तुष्टीकरण भी रुके और साथ ही साथ हमारा सेक्युलर जो प्रारूप है संविधान का उसकी भी रक्षा की जाए। क्योंकि हम देश में रह रही 20-21% आबादी को एक तरफ करके देश के विकास की, सबका साथ सबके विकास की बात यदि करते हैं तो वो एक जुमला है, वो केवल एक झूठी बात सिद्ध होगी। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।